तीनों जो मैं स्फीयर ये बनाया हूँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं। हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय सोनी पर। आज से स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो आज कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे? आज चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी डील की जाएगी। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है सारी डील की जाएगी और उसी पर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। मीन्स आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, लेकिन फिर भी इसमें हम चार्ज के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर्स आते हैं। एक है आपके एनसीईआरटी से पहला चैप्टर और दूसरा है एनसीईआरटी से दूसरा चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम तब डील करते हैं जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है। चार्ज जो है रेस्ट में होता है, तो हम लोग जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपका पहला चैप्टर भी इंक्लूड है। ठीक है, अब आखिर ये चार्ज है क्या? चार्ज क्या है? देखिए, चार्ज किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कूलम्ब फोर्स वर्क करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी हो सकती है, मीन्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर with which it exert Coulomb's force, it exert Coulomb force। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा। अगर किसी एक भी बॉडी पर चार्ज नहीं होगा तो उनके बीच फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। आते हैं इसकी प्रॉपर्टी को डील करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला नंबर देखिए, चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो सबको पता होगा, कूलम्ब्स होता है। क्या होता है? कूलम्ब्स। ये आपकी एस आई यूनिट, क्या है? एस आई यूनिट। और एस आई यूनिट से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते, तो हमें इस एस आई यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स होगी उसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा सकता है। तो कूलम्ब्स को अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो चेंज होता है एम्पियर सेकेंड में, एम्पियर सेकेंड में। और एम्पियर सेकेंड से जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हो जाएगा, एम्पियर के लिए ए यूज किया जाता है और सेकेंड के लिए टी। यानी आप इतना याद रखेंगे कि कूलम्ब का यानी चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ए टी होता है। क्या होता है? ए टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि यह है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है मतलब ये फॉलो कर रहा है, फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन लॉ। एल्जेब्रिक के एडिशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 2 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 4 कूलम्ब, कंफर्म। लेकिन अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होती तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब इक्वल टू 4, सॉरी 2 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब इक्वल टू 5 कूलम्ब हो, जरूरी नहीं है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, ठीक है ना, 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टी ये फॉलो कर तीसरा जो प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है वह है कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और नहीं क्रिएट किया जा सकता है, यानी चार्ज नहीं क्रिएट हो सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक, नाइदर इट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड,
नहीं इसको क्रिएट किया जा सकता और नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम लोग समझेंगे और इस पर एक एग्जांपल भी हम लोग करेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करिए एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, यानी कि इस पर चार्ज कितना है, जीरो, ए बॉडी है। दूसरी बॉडी भी है और इस पर भी चार्ज कितना है, जीरो। ठीक, अब इनको आपस में क्या किया गया है, रगड़ दिया गया है। ठीक है, इनको आपस में रगड़ दिया गया है। तो जब इसको हम रगड़ेंगे तो रगड़ने पर पहले बॉडी पर कुछ चार्ज आ जाएगा, मान लेते हैं कि प्लस क्यू आ रहा है। दूसरे बॉडी पर, अगर पहले बॉडी पर प्लस क्यू आ रहा है तो दूसरे बॉडी पर माइनस क्यू ही आएगा। मीन्स रगड़ने से पहले अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, नेट चार्ज की बात करूं तो वह है जीरो, और रगड़ने के बाद भी जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। तो नाइदर इट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इनटू फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक ना, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लेकिन क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। सपोज करिए एक फ्रिक्शन है, एक हमने लिया फ्रिक्शन, सॉरी स्फेयर, एक हमने लिया स्फेयर, और स्फेयर में कुछ चार्जेस हमने रख दिया, मैं रख दे रहा हूँ कि एक चार्ज है +2 माइक्रोकुलाम, एक है -1 माइक्रोकुलाम, एक है 4 माइक्रोकुलाम। ये तीन चार्जेस हैं, ठीक ना। और इनको, इस स्फेयर को पकड़ करके हिलाया जा रहा है, ठीक ना। तो इसके बाद जो है ये चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट होकर के, ये चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट होकर के चेंज हो जा रहा है -2 माइक्रोकुलाम और एक 1 माइक्रोकुलाम में। लेकिन तीसरे चार्ज के बारे में हमें नहीं पता। सपोज करिए तीसरा चार्ज ए है, तीसरा चार्ज कितना है, ए, और यही हमें फाइंड करना है कि तीसरा चार्ज होगा कितना, ठीक ना। तो पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज अब भी होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो पहले चार्ज है 4 + 2 6 माइक्रोकुलाम -1 यानी 5 माइक्रोकुलाम। तो पहले जो नेट चार्ज है वो है 5 माइक्रोकुलाम प्लस में, तो बाद का भी चार्ज होना चाहिए +5 माइक्रोकुलाम ही, +5 माइक्रोकुलाम ही होना चाहिए। ऐड करिए -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा, और -1 प्लस ए मिलकर यानी -1 माइक्रोकुलाम प्लस ए मिल करके होना चाहिए कितना, 5 माइक्रोकुलाम। तो ए की जो वैल्यू है ये -1 माइक्रोकुलाम उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 यानी कि 6 माइक्रोकुलाम। यानी जो थर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू है 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो चार्ज जो है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ये ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, अगला, अगर हम बात करें चार्ज के टाइप की, चार्ज के टाइप की, तो चार्ज होते हैं दो टाइप्स के, सबको पता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो लॉस कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। लॉस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो उसमें डिफिशियंसी होगी, क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दिख रहा है मतलब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन कर रहा है तो उस पर अधिकता होगी, एक्सेस्ड होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सेस में होगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। एक और चीज, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही लॉस नहीं होगा बल्कि मास का भी लॉस होगा, यानी कि लॉस ऑफ मास। भले ही बहुत 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 कम होगा मास का लॉस, लेकिन होगा तो सही। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका गेन इन मास भी तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से उनका कुछ तो मास बढ़ेगा, यानी कि गेन ऑफ मास भी होगा। भले ही कुछ ही सही, बहुत कम ही सही, लेकिन उसका मास क्या होगा, गेन होगा। ठीक, अच्छा, जो चार्ज है, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
यह वह मिनिमम चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनके चार्जेस को कहा जाता है नेचुरल चार्ज। क्या कहा जाता है? नेचुरल चार्ज। ठीक? नेचुरल चार्ज कह सकते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? ई प्लस से भी डिनोट किया जाता है, एच प्लस से भी डिनोट किया जाता है। ये दोनों ही प्रोटॉन को, ये तीनों ही जो साइन मैंने बनाए हैं ये प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए है। ठीक है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज, मिनिमम यूनिट, ठीक है ना? इसको हम यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, नेचुरल चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है ना? अगला, जो चार्ज है वो बिना मास के पॉसिबल ही नहीं है। यानी जहाँ पर मास नहीं होगा वहाँ पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना? जहाँ पर मास नहीं होगा वहाँ पर चार्ज नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर चार्ज नहीं होगा वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मास न हो, वहाँ पर मास होगा। क्योंकि मास का जो अस्तित्व है वो चार्ज की वजह से नहीं है, मास इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विदाउट मास चार्ज नॉट पॉसिबल। बिना मास के चार्ज नहीं पॉसिबल है, बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। यानी मास हो सकता है, चार्ज नहीं होगा तब भी मास हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि चार्ज ना हो तो मास भी ना हो। ठीक है? एक टर्म आता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, अब ये स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? स्पेसिफिक चार्ज में हम लोग ऊपर रखते हैं चार्ज को और नीचे रखते हैं मास को। यानी कि चार्ज और मास का जो रेशियो है, चार्ज और मास का जो रेशियो है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है ना? आइए, अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करूं, स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का अगर मैं फाइंड करूं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम ऊपर रखेंगे इसके चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और नीचे रखेंगे उसके मास को 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है? इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगी वैल्यू वो आपकी क्या होगी? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ प्रोटॉन का सॉल्व करना है, प्रोटॉन के लिए सॉल्व करना है, अल्फा के लिए भी सॉल्व करना है। ठीक है ना? अल्फा के लिए भी। तो मैं प्रोटॉन और अल्फा में एक रिलेशन बता देता हूँ। सपोज करिए प्रोटॉन का जो चार्ज मैं ई मान लेता हूँ, ई, और इसका मास है एम, इसका मास है एम। तो अल्फा पर जो चार्ज होता है वो 2e होता है और जो मास होता है वो 4m के बराबर होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2 ई एम। और ई बाई एम जो है वो किसका है? पी का। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ हाफ पी। मीन्स अल्फा का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज का आधा होता है। अल्फा का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है? आधा होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, आठवीं प्रॉपर्टी, चार्ज क्वांटा छोटे छोटे गट्ठर के रूप में, पैकेट के रूप में डिवाइड होता है। कह सकते हैं कि चार्ज फॉलो करता है क्वांटाइजेशन लॉ को। ठीक है ना? यानी कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अब चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? इसके पैकेट में पाए जाने का मतलब क्या है? अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर करूं, तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है? अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर +3, उस पर -3।
लेकिन अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके तो जो चार्ज आएगा एक पर आ सकता है प्लस एन ई और दूसरे पर आ सकता है माइनस एन ई, यानी कि क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई, जहाँ पर n जो है वो होल नंबर होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से इसकी वैल्यू वेरी करेगी। n क्या नहीं हो सकता है? n नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव में कोई किसी का भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है। n फ्रैक्शनल वैल्यू n फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है, डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है ना? तो n कभी नहीं फ्रैक्शनल होगा, नहीं डेसिमल वैल्यू में होगा, नहीं नेगेटिव वैल्यू होगा। n होगा तो होल नंबर होगा। ई का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। और क्यू किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है। क्यू क्या होता है? किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है, ठीक। अब एक चीज यहाँ से आप समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो एक होगा, या तो दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, इस तरह होगा। इनके बीच का कोई भी नंबर पाया ही नहीं जाएगा, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, नहीं हो सकता, ये चार्ज ही नहीं पाया जाएगा नेचर में। अगर मैं कहूँ E/3 इलेक्ट्रॉन E/3 का चार्ज है नेचर में, नहीं पॉसिबल ही नहीं। यानी कि 1.6 से 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड होने वाले चार्ज पाए जाएंगे, इनके फैक्टर के फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज पाया जा सकता है क्या? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 1.6 से 2.4 कंप्लीटली नहीं डिवाइड होगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, आप देखिएगा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। तो ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो है +1 माइक्रोकूलम का। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं चार्ज के जगह पे रखूंगा 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। एन हमें फाइंड करना है, ई जो है ई 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। एन को आप इधर ही छोड़ दीजिए, 1/1.6 इधर आएगा तो अपॉन में, और ये -19 को डायरेक्ट हम ऊपर ही लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर 10⁻6 है, और ये डायरेक्ट ऊपर आएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। एन की जो वैल्यू है 1.6 से अगर 1 को डिवाइड करें ना, 1 को डिवाइड करें तो ये आता है 0.625, और -19 सॉरी +19 -6 हो जाएगा +13, यानी इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी किसी बॉडी पर अगर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्लस है तो क्या किया गया होगा? दिया गया होगा उस बॉडी के द्वारा 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा कि एक बॉडी पर 4 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज है, ठीक ना? ये किसी बॉडी पर चार्ज है, ठीक। क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक ना? अगला जो प्रॉपर्टी है वो भी सबको पता होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं? करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ चार्ज बॉडी की, यानी एक पर चार्ज है और एक अनचार्ज बॉडी है, यानी दूसरे पर चार्ज नहीं है, इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? तो देखिए चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच हमेशा हमेशा जो है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हमेशा जो है कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है हमेशा। क्यों लगता है? दो तरीके से। एक तो चार्ज बॉडी होगी तो उसका भी मास होगा, अनचार्ज बॉडी होगी तो उसका भी मास होगा, और जब दो ऑब्जेक्ट पर मास होता है तो उनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और दूसरा है, चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी पर अपने से अपोजिट चार्ज क्रिएट करती है। मतलब समझिए इस बात को, अगर मैं दो स्फीयर लूँ, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, ठीक ना। अगर एक पर मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, बहुत सारे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, बहुत सारे इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका न्यूट्रल है, यानी कि कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने से पास वाले सरफेस पे अपने से अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा। दरअसल इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इधर इफेक्टिव चार्ज जो है नेगेटिव आ जाता है। और जब इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चले आएंगे तो इधर क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पास में क्या पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी कि ड्यू टू इंडक्शन भी, ड्यू टू इंडक्शन ये क्या करेगा, अपने से अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट करेगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज किया जा सकता है, कैसे कैसे, तीन आपके तरीके हैं। तो अनचार्ज बॉडी, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। अनचार्ज्ड बॉडी कैन बी चार्ज्ड विद, कौन कौन से तरीके हैं, एक तो है फ्रिक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ दें तो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि चार्ज हो सकता है। दूसरा है इंडक्शन, अगर एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के सामने रख दें तो अभी आपने देखा कि वह दूसरे बॉडी पर क्या कर रहा है, चार्ज क्रिएट कर दे रहा है। और तीसरा है कंडक्शन, ठीक ना, अगर मैं करंट दे दे रहा हूँ, कंडक्ट करा दे रहा हूँ, इसमें चार्ज को टच करा दे रहा हूँ, ठीक ना, तब भी क्या हो सकता है, वो चार्ज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ज से रिलेटेड ही है, लेकिन हम देखते हैं स्फीयर में। तो एक स्फीयर का कॉन्सेप्ट है जो आगे हम डेरिवेशन में भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, ठीक ना। दरअसल वर्ड का खेल है, वर्ड का खेल, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो स्फीयर होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक। एक होता है मेटालिक मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में भी दो तरह के होंगे, एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड। इसी तरह से नॉन मेटालिक में भी एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड। अब समझिए, अगर मैं स्फीयर को चार्ज दे रहा हूं, अगर मैं स्फीयर को क्या दे रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, सपोज करिए यहां पर एक स्फीयर मैं बना रहा हूं, ये रहा स्फीयर, यहां पर भी एक स्फीयर बना दे रहा हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, ये चार हमने स्फीयर बना दिए। ठीक है, अब मैं एक को क्या कर रहा हूं, इसको मैं दे रहा हूं चार्ज क्यू। तो जब मैं इसको चार्ज क्यू दूंगा तो ये हॉलो है, हॉलो का मतलब अंदर कोई मास है नहीं, अंदर कोई मटेरियल है नहीं। और जब अंदर मटेरियल नहीं होगा तो ये चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा। ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड में ये भी मेटालिक है, और मेटालिक होने की वजह से जब इसको हम चार्ज देंगे तो अंदर तो मैटर है, लेकिन अंदर मैटर होने के बावजूद भी मेटालिक होने के कारण ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बाहर, आउटसाइड। अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। याद रखिएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा मेटल में, मेटल के बस बाहर, आउटसाइड ही पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने हॉलो मेटालिक में देखा, उसी तरह का सॉलिड मेटालिक में हम देख रहे हैं। इसी तरह से नॉन मेटालिक के हॉलो में देखिए, अगर मैं इसको भी अगर प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो अंदर मैटर है नहीं, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे, और इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो मैं स्फीयर ये बनाया हूँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो एक ही तरह बिहेव करने के कारण इन तीनों को हम एक ही तरह समझते हैं, एक ही तरह, क्योंकि आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और ये तीनों का अगर नाम लेगा स्फीयर में, तो इन तीनों के लिए सेम डेरिवेशन काम करेगा, सेम तरीके से इसकी अप्रोच होगी कैलकुलेशन में भी। लेकिन नॉन मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं, जब इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो यह सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इस बार ये मेटल नहीं है, और जब मेटल नहीं है तो ये चार्ज को आउटसाइड नहीं भेजेगा, यह इक्वली पूरे वॉल्यूम में, होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज, ठीक ना, होल वॉल्यूम में क्या करेगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि आखिर हॉलो मेटालिक किस तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड मेटालिक किस तरह बिहेव कर रहा है, हॉलो नॉन मेटालिक किस तरह बिहेव कर रहा है, और सॉलिड नॉन मेटालिक कैसे बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, जो चार्ज है वो न ही स्पीड पे डिपेंड करता है और न ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, उसको मैं लिफ्ट में रख के एक्सेलरेट करा के भेज दूँ तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक ना? उसको मैं काफ़ी स्पीड से फेंक दूँ तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज की क्वांटिटी जो है नहीं बढ़ेगी और नहीं घटेगी। मीन्स कहना चाहता हूँ कि चार्ज जो है कैन नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड स्पीड, ठीक है, एंड स्पीड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, जिस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जो कि रेस्ट में है, उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, वही रहेगा 10 माइक्रोकूलम ही, क्योंकि जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 30, चार्ज ट्रांसफर देखते हैं। चार्ज ट्रांसफर किससे किससे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, या चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में। किसी पर चार्ज ज़्यादा होगा तो कम चार्ज वाले में ट्रांसफर करेगा। तो चार्ज ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में इस चार्ज ट्रांसफर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। चार्ज ट्रांसफर, इससे पहले बताऊं मैं आपको समझा देते हैं। सपोज करिए एक नॉन मेटालिक स्फीयर है, ये रहा नॉन मेटालिक स्फीयर, और एक और नॉन मेटालिक स्फीयर बता देता हूँ। इस पर चार्ज है Q, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। ये नॉन मेटालिक स्फीयर है, नॉन मेटालिक स्फीयर है, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। तो इस पर चार्ज है Q, उस पर चार्ज है ही नहीं, और दोनों को टच कराया जा रहा है, टच। टच कराने के बाद फिर दोबारा से इनको वहीं पर रख दिया जा रहा है, दूर दूर जहां पर जैसे थे। तो अब पूछा जाता है कि इन पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब एक पर चार्ज क्यू है, दूसरे पर चार्ज नहीं है, दोनों को टच कराया जाएगा, तो ये चार्ज आधा आधा दोनों पर बट जाएगा। बिल्कुल आप सही जानते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक में ऐसा नहीं होता है। ये जो आप पढ़े हैं कि चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो मेटालिक में होता है, आइडेंटिकल में होता है। मेटालिक में होता है और आइडेंटिकल में होता है, यानी कि यहाँ पर अभी भी चार्ज क्यू ही रहेगा और यहाँ पर अभी भी चार्ज जीरो ही रहेगा। या थोड़ा भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, होता है, लेकिन जहाँ पर टच हुआ रहेगा तो वहाँ पर बहुत हल्का सा, और उतने ट्रांसफर को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, उतने ट्रांसफर को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर के हम एक एक केस को समझेंगे। पहला केस जो है वह नॉन मेटालिक होगा, दोनों स्फीयर, और आइडेंटिकल है, नॉन मेटालिक आइडेंटिकल है। टच कराया जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, टच कराया जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नो चार्ज ट्रांसफर, नो चार्ज ट्रांसफर। अगर मैं आइडेंटिकल के बजाय नॉन आइडेंटिकल ले लूं तो तब भी तो वही बात होगी, क्योंकि नॉन मेटालिक में कोई भी चार्ज ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो ये दोनों के लिए केस हो गया कि इन दोनों केसेस में कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में नॉन मेटालिक की बात कर रहा है या मेटालिक की बात कर रहा है, नॉन मेटालिक की बात कर रहा है या मेटालिक की बात कर रहा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेटालिक है और आइडेंटिकल है, मेटालिक है और
आइडेंटिकल है। और जब मेटालिक होगा आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल का मतलब उनकी रेडियस सेम होगी, उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, ठीक ना। तो अगर एक पर चार्ज जो है, ये दो स्फीयर हमने लिए, अगर एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2, तो आफ्टर टच कराने के बाद, कांटेक्ट कराने के बाद, आफ्टर कांटेक्ट जो है इन पर जो चार्ज होगा वो इक्वली बट जाएगा, यानी कि इस पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 का आधा, और इस पर भी, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, इस पर जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 का आधा हो जाएगा, और इस पर भी जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 का आधा हो जाएगा, ठीक ना। दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक बॉडी है, इसको मैं ठीक से स्फीयर को बनाता हूं। एक बॉडी है, ये रही स्फीयर, और दूसरी बॉडी ये रही स्फीयर, ठीक है। दोनों के मैं रेडियस सेम मान रहा हूँ, आइडेंटिकल मान रहा हूँ। एक पे चार्ज है +2 माइक्रोकुलाम का और एक पे चार्ज है -8 माइक्रोकुलाम का, ठीक है ना। तो कांटेक्ट के बाद इन पर चार्ज कितना आएगा, तो Q1 की जो वैल्यू आएगी और जो Q2 की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं इस पर Q1 आ गया, इस पर Q2 आ गया, वो दोनों इक्वल होगा। कितना होगा, +2 माइक्रोकुलाम -8 माइक्रोकुलाम, ठीक ना, और उसका आधा, यानी -6 माइक्रोकुलाम का आधा, यानी कि दोनों पर चार्ज जो आएगा वो -3 माइक्रोकुलाम आएगा, दोनों पर जो चार्ज होगा वो -3 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चार्जेस के साइन को कंसीडर करना है, चार्जेस के साइन को कंसीडर करना है, उनको कंसीडर करके ही हम ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये तो केस रहा आइडेंटिकल का और मेटालिक का। अगला जो केस हम लोग पढ़ते हैं वो है, मेटालिक तो रहेगा लेकिन नॉन आइडेंटिकल, मेटालिक एंड नॉन आइडेंटिकल। मेटालिक के साथ नॉन आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस में आप आगे पढ़ेंगे कि जिसका रेडियस यानी साइज जितना बड़ा होगा उतना ही वो ज़्यादा चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं स्फीयर दोबारा से बना रहा हूँ, ये रहा आपका छोटा स्फीयर और ये रहा आपका बड़ा स्फीयर। एक की रेडियस को मैं R1 कहता हूँ और दूसरे की रेडियस को मैं R2 कह देता हूँ, ठीक ना। इस पर जो पहले चार्ज था वो है Q1 और इस पर जो पहले चार्ज है वो है Q2, यानी कांटेक्ट के पहले चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर कांटेक्ट क्या होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा चार्ज लेकर चलेगा और जिसका साइज छोटा होगा वो कम चार्ज लेगा, ठीक है ना। यानी कि जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, और चार्ज जब प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के तो Q1 Q2 इक्वल टू लिख सकता हूँ R1/R2। अब देखिए अगर रेशियो में अगर कोई आपको चीज़ दी गई हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, यानी मान लीजिए आफ्टर कांटेक्ट मैं पहले पे चार्ज कर दे रहा हूँ Q1 और दूसरे पे चार्ज कर दे रहा हूँ Q2, तो इस Q1 Q2 को मैं वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा। कैसे, मैं उसका रेशियो लूंगा, किसका, पहले वाले का, तो पहले वाले का रेशियो कितना है रेडियस का R1, और नीचे सम ऑफ रेशियो यानी कि दोनों का सम, यानी R1 प्लस R2। भाई रेशियो R1 है तो दोनों का सम लेंगे तो R1 प्लस R2, और अंदर होगा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है कितना, इस पर है Q1 और इस पर है Q2, तो ये रहा Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर भी वही चीज़ लेकिन इसका रेशियो है R2 और सम ऑफ रेशियो कितना है R1 प्लस R2, और यहाँ पर भी आएगा टोटल चार्ज यानी Q1 प्लस Q2, यानी कि जब नॉन आइडेंटिकल चार्ज होगा, नॉन आइडेंटिकल स्फीयर होगा तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होने के कारण जो वैल्यूज आती है इन चार्ज की वो ये आती है फार्मूले में, ठीक ना। इस पर भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक की रेडियस, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, एक की रेडियस में लेता हूँ 10 सेंटीमीटर और एक की रेडियस में लेता हूँ 20 सेंटीमीटर।
एक पर जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकुलाम का और दूसरे पे जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकुलाम का, ठीक ना। तो हमें कांटेक्ट के बाद दोनों पर चार्ज बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों पर चार्ज मान लीजिए पहले पर Q1 आ रहा है तो उसका रेशियो यानी R1 की वैल्यू ऊपर यानी 10, सम ऑफ रेशियो दोनों के रेशियो का सम ले लीजिए 10 + 20 इनटू टोटल चार्ज ले लीजिए 10 + -5। देखिए माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो 10 - 5 माइक्रोकुलाम, ठीक ना। तो ये 10/30 हो गया और 10 - 5 बचेगा 5 माइक्रोकुलाम में, 0 से 0 कैंसिल, 5/3 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा पहले पे। इसी तरह से दूसरे पे चार्ज कितना होगा, तो उसका रेशियो यानी कि R2 की वैल्यू होगी 10, दोनों का सम होगा 30 और टोटल चार्ज कितना आ रहा है 5 माइक्रोकुलाम का, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10/3 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा दूसरे वाले पे, ठीक है। तो हमने स्फेयर के केस देखें, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का केस देखें कि अगर मेटालिक है आइडेंटिकल है तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मेटालिक नॉन आइडेंटिकल है तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पर हमने एग्जांपल भी देख लिए, ठीक ना। अब आगे हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको, जितनी प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती थी। ये प्रॉपर्टीज अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या यूज है इनका, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन्हीं का हम छोटा छोटा यूज देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, और इन्हीं के यूज पर आगे क्वेश्चंस बनेंगे आपके कॉन्सेप्चुअल, ठीक ना। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, वो क्वेश्चन आप कर भी लेंगे, खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ओबेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को कौन फॉलो नहीं करता है। पहला ऑप्शन है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसका किसी से कोई मतलब ना हो। तो जब किसी से कोई मतलब नहीं होगा तो अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लें तो चार्ज कंजर्व रहेगा, ये सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड और Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस n, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर एंड बिहेव लाइक ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है, एडिटिव नेचर में होता है और स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरिएंट एंड चेंजेस विद स्पीड ऑफ द बॉडी, नहीं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्पीड ऑफ द बॉडी के साथ चेंज नहीं होता, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a neutral conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the body is, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, आइए बना लेते हैं हम लोग, ये रहा, और इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जा रहा है, रख दिए। तो बोल रहा है कि नेट चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपने पास नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज तो लाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जितना इधर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज क्यों उतना ही आता है, क्योंकि ये इधर के इलेक्ट्रॉन्स को ही तो खींच कर लेकर जाता है, कहीं बाहर से तो इलेक्ट्रॉन लेता है और नहीं देता है, तो अंदर के ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि, और इधर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया। तो ओवरऑल नेट जो चार्जेस है, नेट जो चार्ज है वो है क्या, जीरो। नेट चार्ज कितना है, जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल एंड इट हैज बीन फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इतना याद रखिएगा कि वूल और पॉलीथीन का एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है, क्या पूछता है कि वूल और पॉलीथीन को रगड़ने पर किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लर्न कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल, वूल ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये होता है पॉजिटिव, और पॉलीथीन लेता है तो ये हो जाता है नेगेटिव। आई बात समझ में ना, तो ये आप याद रखिएगा। और बाकी ये जो क्वेश्चन है वो है Q इक्वल टू एन ई पर, Q की वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू पूछा है और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये 1.6 से कट करेंगे, दो बार में कट होगा, -19 इधर आके क्या हो जाएगा +19, जो कि बचेगा +12, क्या बचेगा +12, ठीक है। ये रहा आपकी एन की वैल्यू, तो +12 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास। अभी हमने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो उसका मास थोड़ा ही सही लेकिन कम तो होगा। तो स्लाइटली इंक्रीजेज नो, स्लाइटली डिक्रीजेज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस which one can be used to charge a conducting body without touching it another charge body। देखिए फ्रिक्शन में भी टच करने की जरूरत पड़ेगी दोनों बॉडी को, कंडक्शन में भी टच करनी पड़ेगी, किसी वायर से कनेक्ट कराना पड़ेगा या टच कराना पड़ेगा, लेकिन इंडक्शन में टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट टच चार्ज क्रिएट हो जाता है। अ व्हीकल कैरिंग हाईली इन्फ्लामेबल फ्लूइड यूजुअली हैज मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड, दिस इज डन टू। दरअसल जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां होती है वो नीचे एक चैन को सड़क से रगड़ते हुए लेकर जाती हैं, उसका यूज क्या है? बैलेंस द वेट ऑफ द व्हीकल, नो नो, यहाँ पर कोई उसका काम नहीं है। कंडक्ट द स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय एयर फ्रिक्शन सेफली टू द ग्राउंड जी। देखिए जब व्हीकल्स चलती है तो एयर में फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज क्रिएट होता है, और जब चार्ज क्रिएट होता है तो चार्ज से स्पार्क होने की वजह से आग लग सकती है पेट्रोल गाड़ी में, मतलब पेट्रोल जो लेकर जा रही होती है ढो रही होती है, या डीजल जो ढो रही होती है, या एलपीजी जो गैस होती है, उनमें आग लग सकती है। तो जो चार्ज क्रिएट होता है उसको ग्राउंड को तुरंत तुरंत क्या करता है, वो चेन ट्रांसफर करता जाता है। तो ये तो सही है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, वार्न अदर व्हीकल ऑन द रोड बाय प्रोड्यूसिंग साउंड, नहीं नहीं। मेंटेन द टेम्परेचर, नो। व्हेन अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज इट्स रेडियस, सोप बबल है जिसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, नेगेटिव चार्ज कैसे देंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी सोप बबल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अभी हमने बताया कि स्फेरिकल या स्फेयर या कोई भी बॉडी को अगर चार्ज हम देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब हम बबल को भी नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके सरफेस पे, और जब सरफेस पे इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जो नेगेटिव चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो उनके बीच का जो प्रेशर है जो उनके बीच का प्रेशर वो इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स बबल की जो साइज है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बबल की साइज को इंक्रीज कराना है, डिक्रीज इंक्रीजेस। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट पोसेसेस अ नेट चार्ज ऑफ 1 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट अचीव दिस स्टेट। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 5 बॉल नंबर्ड 1 to 5, 5 बॉल है जिस पर 1 to 5 नंबर लिखा गया है, आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड, थ्रेड से अलग अलग उनको लटका दिया गया है। पेयर्स दिया है 1 2 2 4 4 1, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन, अच्छी बात है। 2 3 रिपल्सन शो कर रहा है, और 4 5 भी रिपल्सन शो कर रहा है। यानी सपोज करिए अगर 2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर भी पॉजिटिव, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अच्छी बात है। यानी एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि 4 और 2 ये अपोजिट नेचर के हैं। आप कहोगे कि ये प्लस प्लस, तो ये भी तो दोनों प्लस प्लस हो सकता है। अगर प्लस प्लस ये भी होता तो इनको हम एक साथ भी लिख सकते थे। यानी ये ऐसे भी लिख सकता था कि 2 and 4 भी रिपल्सिव होगा, लेकिन यहाँ पर 2 and 4 रिपल्सिव नहीं है, क्या है, अट्रैक्टिव है। और 2 और 4 अगर अट्रैक्टिव है तो एक पर प्लस होगा तो एक पर क्या होगा, माइनस होगा, याद करिए। तो अगर मैं 2 को प्लस ले रहा हूँ तो 4 को माइनस ही लेना पड़ेगा। यानी कि यह वाला जो पेयर है दोनों निगेटिव होगा, ये वाला जो पेयर है दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक ना। इसका उल्टा भी सही हो सकता है कि यह दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन हाँ इतना समझिए कि यह अपोजिट नेचर के दोनों होंगे। जो ये वाला है, ये और ये दोनों अपोजिट नेचर वाले होंगे। आगे देखिए यहाँ पर 1 और 2 क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 4 और 1 भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 पॉजिटिव वाले के साथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, 1 नेगेटिव वाले के साथ भी अट्रैक्ट कर रहा है। और ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब न्यूट्रल होगा 1 वाला, यानी कि जो 1 है, बॉल 1 है, वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा अट्रैक्ट ही होता है, चाहे किसी भी तरह के चार्ज के सामने रख दिया जाए, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट करती है, जो कि मैं पढ़ाया भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेरिमेंटली शो दैट, क्या शो करती है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं नहीं, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस ई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन्स, n1 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उस पर चार्ज होगा माइनस n1 इलेक्ट्रॉन का, n2 प्रोटॉन यानी उस पर चार्ज होगा n2 प्रोटॉन, यानी वही इलेक्ट्रॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। नेट चार्ज कितना होगा, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे N2 इलेक्ट्रॉन, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। इलेक्ट्रॉन आप कॉमन ले लीजिए तो N2 माइनस N1 आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटॉलिक solid sphere is placed in a uniform electric field. The static induced charge will distribute itself. Metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The static induced charge जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली इनसाइड नहीं, मेटालिक में इनसाइड में चार्ज नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्मली तो किसी तरह नहीं होगा, ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्फीयर, बिल्कुल सही, केवल आउटसाइड ही चार्ज रहेगा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड प्रिसाइजली एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, नो, अंदर चार्ज ही नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज एक्सपेरिमेंटली नॉट पॉसिबल, देखिए अगर चार्ज पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के रूप में 1.6 पाया जाएगा, 4.8 कटेगा ये पाया जाएगा, 2.4 नहीं कटेगा 1.6 से, नहीं पाया जाएगा, ये कटेगा 6.4 1.6 से, यानी कि आपका ये वाला चार्ज नेचर में नहीं पाया जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी एन की। Two identical metallic sphere A and B have charges plus Q and minus Q respectively. They are brought in contact with each other and then separated. इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है each other और उनको सेपरेटेड किया जा रहा है। फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी जीरो, क्योंकि एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, दोनों ऐड होगा तो जीरो होगा और जीरो आधा आधा बटेगा तो जीरो ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनचार्ज मेटल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ हैवीली चार्ज बॉडी, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, अनचार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है। इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई एंड इट्स चार्ज इज ई, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का है एम ई और ये है चार्ज यानी कि ई बाई एम ई, ये रहा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का। रेशियो ऑफ द एन अल्फा पार्टिकल कंपेयर टू अ प्रोटॉन, ओके, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के कंपेयर में अभी हमने पीछे सॉल्व किया है हाफ दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, आप फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू सिट इनसाइड अ कार देन अंडर अ ट्री, बिकॉज ट्री, पेड़ के नीचे जाने से अच्छा है कि कार में ही रहे, वो सेफ होता है। क्यों सेफ होता है, समझिए बात को। अभी हमने स्फीयर देखा, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर में जब हम उसको चार्ज दे रहे थे तो क्या अंदर चार्ज जा रहा था, नहीं, वो सिर्फ उसके सरफेस पे ही रह रहा था, बाहर ही रह रहा था, वो भी बाहर सरफेस पे बाहर रह रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। तो जो कार होती है ना, कार वो मेटल की बॉडी से बनी होती है और जब उस पर बिजली गिरेगी, ठीक है ना, बिजली गिरेगी, थंडर स्टॉर्म गिरेगा, तो जो चार्ज है वो मेटल की बॉडी होने की वजह से बाहर का बाहर ही रह जाएगा, अंदर नहीं आएगा, और जब अंदर नहीं आएगा तो अंदर आदमी क्या होगा, सेफ रहेगा। और फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो मेटालिक केज बन रही है, मेटल का जो स्फीयर बन रहा है वो एक केज की तरह बिहेव करता है, जिसको फैराडे केज कहते हैं, और उसमें अंदर चार्ज नहीं जाता है, अंदर चार्ज नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, पॉजिटिव चार्ज वो पा रहा है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास रॉड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने दिया होगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू ग्लास, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, हाँ, ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ये सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, अर्थ से कनेक्टेड है एक बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स विद द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अर्थ से बॉडी में जा रहे हैं, अर्थ से बॉडी में जा रहे हैं। तो देखिए अगर किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्टेड करें, चार्ज बॉडी को, तो चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करने पर पूरी की पूरी जो चार्ज होती है बॉडी की वो कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। लेकिन अर्थ किसी बॉडी को चार्ज दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी क्या रही होगी, न्यूट्रल रही होगी, वो बॉडी क्या रही होगी, न्यूट्रल रही होगी, यानी कि अनचार्ज रही होगी, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ के और सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। थैंक यू।